हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससीजी के टॉक में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूपी टेट के लिए ईवीएस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहली टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वायुमंडल, मतलब स्थल मंडल के अंतर्गत जितने भी मंडल आते हैं उस सब को हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जल मंडल आज हमें पढ़ना है। जल मंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर। तो पृथ्वी पर कितने % जल पाया जाता है, कितना % जल पीने योग्य, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 मिनट। हाँ, पृथ्वी की सतह पर 29% स्थल का तथा 3/4 भाग मतलब कि 71% क्या है, तो जल है। पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% क्या है, जल है। इसलिए पृथ्वी को नीला कहा जाता है। पृथ्वी को नीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल के अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है, यानी कि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी पर जल कैसे बनता है? तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी पर जल वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में रहता है। ठीक, फिर इसके ऊपर और सतह पर किसके रूप में रहता है, तो नदियाँ, महासागर, झील के रूप में रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल वायुमंडल में वो जलवाष्प के रूप में और पृथ्वी पर नदियों और महासागरों के रूप में मिलकर रहता है। यानी कि जल कितना % है, तो 71%, यानी पूरी पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है, तो जल है। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 71% यानी 3/4 भाग हिस्सा जल से ढका हुआ है। पृथ्वी को नीला कहा जाता है। अब खारा जल, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 97% जल महासागरों और समुद्रों में है, जो खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य पानी कितना है, वाटर कितना है, तो पीने योग्य पानी केवल 30% है। 71% में 97% खारा जल है और 3% क्या है, पीने वाला जल है, मतलब कि जो हम पी सकते हैं, बस 3%। देखिए, केवल लगभग 3% जल ही मीठा या ताज़ा है, जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। कितना? बस 3%। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मीठे जल का वितरण, मतलब कि मीठे जल का मतलब मीठा जल का कैसे हम लोग, कितना, कहाँ मीठा जल है। तो इस 3% मीठे जल का भी एक बड़ा हिस्सा लगभग 78% ग्लेशियर और बर्फ की चोटी के रूप में पाया जाता है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पीने योग्य होते हैं। लगभग 30% मीठा जल भूमिगत रूप में होता है। भूमिगत मतलब कि ग्राउंड वाटर, मतलब धरती के नीचे। 1% से भी कम मीठा जल नदी, झील और तालाबों में, जिसे हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। 1% जल बस केवल पीने योग्य है, जो पृथ्वी के ऊपर है। बाकी 30% जल भूमिगत है, यानी कि पृथ्वी के नीचे है, जो पीने योग्य है। ठीक, और हम देखते हैं इसका स्रोत कौन कौन सा है, भूमिगत जल और सतही जल का जो पीने योग्य है। तो जल हमें प्रकृति में विभिन्न रूपों और स्थानों से प्राप्त होता है। इन्हें मुख्य 2 रूप से बांटा जाता है, सतही जल और भूमिगत जल, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जल ना। तो पृथ्वी सतही जल क्या है? वह जल जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। और भूमिगत जल वह जल जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मतलब कि जो वर्षा और नदियों के माध्यम से रिस कर जमीन के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों के बीच जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अतःस्वेदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अतःस्वेदन कहते हैं। और सरफेस जल वर्षा यह जल का सबसे शुद्ध एवं प्यूरेस्ट फॉर्म और प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश मीठा जल वर्षा जल के माध्यम से ही मिलता है, जो कि बारिश होती है। अब वो भी नहीं है, क्योंकि H2SO4 की मिलावट हो जा रही है। ऊपर इतने सारे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं कि कोई भी जल अब शुद्ध नहीं है। ठीक, और जलवृत या जलभर, यानी कि जमीन के नीचे पाई जाने वाली चट्टानें या रेत या बजरी, वह परत जिसमें पानी जमा होता है उसे हम जलभृत कहते हैं। जहाँ पानी जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलभृत कहते हैं। किसके नीचे? पृथ्वी के नीचे। अब नदी के रूप में जो सतही जल है, नदियाँ सिंचाई, पीने के पानी और बिजली का प्रमुख उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। नदी से भी पानी पी जाते हैं। कुछ नदियाँ क्या होती है? प्योरेस्ट वाटर देती हैं। ठीक, इसके बाद कुआं क्या है? जमीन में गड्ढा खोदकर भूमिगत जल तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, वो भी क्या है? शुद्ध वाटर का ये भी और क्या है? स्रोत है, लेकिन भूमिगत जल का कुआं। फिर इसके बाद हैंडपंप, यह एक यांत्रिक उपकरण है जिससे भूमिगत जल ऊपर खींचा जाता है। तो सभी के घर होगा। झील क्या है? झील पानी के बड़े गड्ढे होते हैं जो चारों ओर से भूमि से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। ये भी क्या है? भूमि सतही जल है, झील। ठीक, इसके बाद ट्यूबवेल क्या है? ये गहरा बोरवेल होता है जिसमें पंप लगाकर सिंचाई और अनुप्रयोगों के लिए क्या किया जाता है? पानी निकाला जाता है। तो ये जो पृथ्वी के नीचे वाला है उसका फिर झरना है। यह भूमिगत जल दबाव के कारण अपने
आप सतह पर बहने लगता है, इसे हम झरना कहते हैं, तो सभी को पता होगा। महासागर में ये जल के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, लेकिन इसका पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक, इसका पानी क्या होता है, तो खारा होता है। तो पृथ्वी पर कितने योग्य पानी पीने लायक है, तो 3/4 यानी 71%। उसमें 30% खारा है, बाकी 3% का है मीठू जल है। खारा को भी सब लोग टूरिस्ट बना के अब इस्तेमाल में ले रहा है, क्योंकि जल की बहुत कमी होने वाली है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जल संरक्षण कैसे होती है और इसकी कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं। ठीक है, पानी एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो पारंपरिक तरीके से यानी कि ट्रेडिशनल मेथड, बावली, स्टेप वाल, ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं जो राजस्थान और गुजरात में बड़े शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीका। यह बड़ा सीढ़ीदार कुआं होता है जिसमें आसानी से हम जा सकते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, बावड़ी या बावली। इसके बाद जोड़, हरियाणा और राजस्थान में वर्षा जल संचय के लिए बनाए गए छोटे तालाब, जिसे क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, जहाँ पे बारिश और इसका पानी इकट्ठा होता है, जिसमें ये लोग अपने भैंस धोने और भी कोई भी खेत की सिंचाई करने के लिए, सब के लिए क्या करते हैं, जोड़ बना के पानी को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद तालाब, गांव में पानी इकट्ठा करने का सबसे सामान्य तरीका होगा। सभी के पास, सभी के अगल बगल तालाब देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद आधुनिक तरीके, मॉडर्न मेथड, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छतों से गिरने वाले पानी को मतलब कि बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टैंक या जमीन के नीचे इकट्ठा करना क्या कहलाता है, वर्षा जल संचयन। इसके बाद ड्रिप सिंचाई, यह सिंचाई की एक विधि है जो पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचती है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती, ड्रिप के द्वारा बूंद बूंद करके। चेक डैम, छोटी नदियां नालों पर बांध बनाकर पानी को बहने से रोकना, उसे क्या कहा जाता है, चेक ड्रम कहा जाता है। तरुण भारत संघ, यह एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। इसके प्रमुख मतलब कि इसके अध्यक्ष राजेंद्र सिंह है, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। कौन है, तो राजेंद्र सिंह है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। सामान्य जल का pH कितना होता है, 7 होता है। जो उदासीन होते हैं, सामान्य जल का pH 7 होता है। ठीक, जब 7 से नीचे आएगा तो खट्टा होगा, जब 7 से ऊपर जाएगा तो वो मतलब कि क्षारीय होगा यानी कि कड़वा होगा। ठीक, जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, सभी को पता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल सार्वभौमिक विलायक मतलब सभी को अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 अंश सेल्सियस। और इसके बाद जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 अंश सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक, जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, 4 अंश सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। और जल का न्यूनतम आयतन कितना, वो भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब जल पदार्थ की तीन अवस्थाएं में वो क्या रहता है, उपस्थित रहता है, ठोस में, फिर इसके बाद जल में होते हैं, फिर इसके बाद गैस बन के ऊपर उड़ जाते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, सभी को पता होगा। क्या होगा जल का सूत्र, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जल चक्र है। देखिए, जल पृथ्वी के विभिन्न अवस्थाओं में परिसंचरण करता है, जिसे जल कहते हैं। पहले सूर्य की गर्मी से जल नदियों, झीलों, महासागरों से क्या होता है, जल वाष्प बन के उड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। फिर वो जाके क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि उड़ के कहाँ जाता है, ऊपर, वहाँ पे संघनित होता है यानी जमता है। जल वाष्प ठंडा होकर गैस द्रव बूंदों में बदलता है तथा धूल के कणों के साथ चारों ओर बादल बनाता है। मतलब कि जो महासागरों और पृथ्वी के नीचे से जल जो वाष्पीकरण होकर जाता है, फिर ऊपर जम जाता है संघनित होकर यानी कि ठंडा होकर। फिर क्या होता है, बादलों में पानी हिम वर्षा ओला के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और बारिश का पानी जमीन में बहकर फिर से दोबारा कहाँ पहुँच जाता है, तो ये पहुँच जाता है महासागरों में। पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर वर्षण होता है, फिर सतही प्रवाह होता है, फिर सेम प्रक्रिया वाष्पीकरण होगा। क्योंकि जब जल दोबारा महासागर या किसमें झीलों में जमा हो जाएगा तो फिर से सूर्य के किरणों द्वारा वो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, संघनन होगा, फिर वर्षा होगा, फिर नीचे क्या आएगा, फिर वही रूप में फिर से वापस आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जैसे आता है वैसे जाता है। ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं मेघ बीजन क्या होता है, क्लाउडिंग सीडिंग यानी कि मेघ बीजन एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग बादलों में बीज डालकर कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, जो इस टाइम बहुत फेमस हो गया है। ठीक, इसके बाद रसायनों का छिड़काव। इस प्रक्रिया में वायुयान का उपयोग करके विशिष्ट रसायनों के ऊपर बादल छिड़का जाता है, जिससे पानी ऊपर नीचे गिरता है।
जैसे मेघ बीजन है, क्या है कि एक कृत्रिम तकनीकी द्वारा बारिश कराने का उपाय है सब, ठीक है। तो उपयोग की जाने वाले रसायन क्या है? सिल्वर आयोडाइड, जो बारिश के लिए प्रमुख है, मतलब कि इससे बारिश हो सकती है। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड KI, फिर इसके बाद शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आई, जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं। ये सब ऊपर छिड़काव करने से क्या होता है? बारिश होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड में का जल में घुलना, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलती है तो वो कार्बनिक एसिड H2CO3 बनाती है। यह प्रक्रिया पानी को अधिक अम्लीय बनाती है, यानी इसका pH मान 7 से कम हो जाता है। तो इसको पूरा फार्मूला क्या है? CO2 + H2O मिलकर क्या बनता है? H2CO3, जिसका pH क्या होता है? 7 से कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय वर्षा कराता है। तो यह हानिकारक होती है हम लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि कृत्रिम बारिश कराएंगे तो ये सब रसायन का प्रयोग करके करेंगे, तो जिससे पानी क्या हो जाता है? अम्लीय यानी कि खट्टा हो जाता है, ठीक। और वायुमंडल में बहुत सारी अशुद्धियाँ फैल जाती हैं, तो इस वैसे भी पानी इसका क्या हो जाएगा? खट्टा ही हो जाएगा। अब बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है जिसे पानी में घोला जाता है तो पानी का पानी के pH मान बढ़ाता है, 7 से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कम अम्लीय क्षारीय हो सकता है। NaSCO3, जिससे पानी मतलब पीने योग्य हो जाएगी। ये पानी में घोला जाता है तो उसका जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। महासागरीय लवणता क्या है? परिभाषा: महासागरों के जल में घुले हुए लवणों के अनुपात में महासागरीय लवणता कहते हैं, जिससे कि महासागर का पानी क्या हो? खट्टा हो, ठीक। माप: लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम लवण है तो उसकी लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं हम नीचे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि मृदु जल क्या है। मृदु जल हम जो पढ़ रहे थे, पानी, वह पानी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज पदार्थ क्या होते हैं? ना के बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है मृदु जल, तभी कपड़ा बर्तनों पर सफ़ेद दाग नहीं छोड़ता है, ठीक। मतलब कि जो पीने वाला पानी होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का ना के बराबर है, उसमें ये सब नहीं होते हैं, ठीक। और इसके स्रोत क्या है? तो महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक सबसे अधिक लवणता वाला यही है। फिर इसके बाद हिंद महासागर दक्षिणी, फिर आर्कटिक सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। महत्वपूर्ण लवणीय झीलें कौन कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली वेनेजुएला कहाँ पे है? तुर्की में 330 ग्राम। फिर इसके मृत सागर इजराइल में प्लस जॉर्डन में 300 ग्राम की। विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील क्या है? कैस्पियन सागर, जो सबसे ज़्यादा इसमें क्षारीय पानी पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। और भारत की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? तो इस सांभर झील, जो जिसमें ये लवण वाली मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो क्षारीय सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर अगले टॉपिक के साथ।